हेलो एवरीवन। सो एज वी ऑल नो कि एसबीआई पीओ मेंस का पेपर हो गया है। अभी फिलहाल में इंटरव्यू की तैयारी हमें करनी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग वेट करते रहते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा देन वील गो फॉर इंटरव्यू। ठीक है, बट ऐसा हमने करना नहीं है, हमें अपनी तरफ से तैयारी करनी है। किस चीज़ की? अब अपकमिंग है ना, इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आप सभी लोगों को पता है, देखो इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर नॉलेज नाउ। ठीक है, इंटरव्यू इज हाउ यू आर हैंडलिंग योर सेल्फ। आप खुद को कैसे टैकल कर रहे हो, बिकॉज जब आप लोग जाओगे बैंक में बैठ के नौकरी कर रहे होगे तो वहां पे आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। तो आपके कस्टमर, आप कह सकते हो कि पर्सन टू पर्सन डीलिंग कैसी है, आप कैसे बातें करते हो, आप कैसे सर्टेन सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हो, कैसे आप सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकते हो, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो अब अगर हम बोलें कि यार मान लो यहाँ पे आपसे कुछ बैंकिंग के टॉपिक भी पूछे जाते हैं, करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये नहीं होता है कि जब हम लोग बोलते हैं तो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने की रट के जाओ, वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ पर करंट अफेयर्स होता है जो सबसे मुख्य चीज़ चल रही हो हमारे इर्द गिर्द, और उसमें आपकी राय क्या है, आप क्या उसके बारे में सोचते हो, आप क्या जानते हो, आपको क्या लगता है एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं जो अब आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कभी भी हम ये सोचें कि यार हम 6 महीने के करंट अफेयर्स को रट लें, दैट इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू डू। 6 महीने की करंट अफेयर्स अब आपसे नहीं पूछेगा कोई। अब आपसे जो पूछा जाएगा दैट वुड बी सिंपली व्हाट, दैट वुड बी सिंपली कि जो हो रहा है उसमें आपकी राय क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या होना चाहिए, ऐसी चीजें। कुछ फिगर्स रिलेटेड हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो मैं ऐसी आपके साथ में और टॉपिक डिस्कस करूंगी। अभी जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पता होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम इन 5 टॉपिक को अभी सेलेक्ट कर रहे हुए हैं। जिसमें से आप सबसे पहला देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान का जो फ्लड है अभी फिलहाल में। सेकेंड जो अभी जीएसटी रिफॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। इंडिया का जो टैरिफ इशू यूएसए के साथ चल रहा है, फिर H1B वीजा भी अभी बहुत न्यूज में आ गया था। देन वी हैव लिटरेसी रेट की 3-4 स्टेट्स हैं जो फुली लिटरेट हो चुके हैं अभी फिलहाल में, इसको लेकर कुछ बातें हुई हैं। देन रेलवेज की जो स्पेशल ट्रेन चलती हैं फेस्टिव सीजन में, किसी चीज को हम बहुत हल्का या बहुत भारी मान के छोड़ेंगे नहीं, हमें ये कंसिडर करके चलना होगा। देयर आर चांसेस, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो वी हैव टू कंसिडर दोज पॉइंट्स। ठीक है, चलो तो अब जरा हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखो, सारे टॉपिक को हम लोग 2-2, 3-3 मिनट देंगे, बहुत ज्यादा लंबा हम लोग इसे लेकर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ इंडिया पाकिस्तान फ्लड। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान फ्लड में बेसिकली हुआ क्या है ना, इसमें क्या हो रहा है या क्या हो गया इस बारी। हाँ, तो देखिए जरा आप लोग, सबसे पहले यहां पे एक बात बनेगी कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है अभी। तो हम सभी को पता है कि यार इंडिया पाकिस्तान में जो नॉर्थ इंडिया है, जो पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके का फ्लड आया था, बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत पशु का नुकसान हुआ, बहुत सारी जान को नुकसान हुई, बहुत लोग डिस्प्लेस हैं नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में, सॉरी बहुत ऐसी लाइफ्स हैं जो डिस्प्लेस हो गई हैं नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में। बहुत बुरी तरह से ये इफेक्ट किया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया है, एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट किया। पंजाब का आपने हाल देखा होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, सभी की जो हालात है वो बद से बदतर पर आ गए है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा यहाँ पे हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या एस्पेक्ट है। तो ये हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। ये उसी का ही तो नतीजा है। इस तरीके से यार बादल फटना, गुब्बारे थोड़े ना फट रहे हैं यार, बादल फट रहे हैं, इतनी तेजी से लगातार फटते पड़े, जब देखो तब क्लाउड बर्स्ट इतना नॉर्मल हो गया था। सो दैट इज सम और द अदर हाउ एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो हम लोग यहाँ पे शायद महसूस कर सकते हैं ना। सो दैट वाज ऑल एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे आपसे बैंकिंग एंगल की अगर हम बात करते हैं तो बैंक्स का क्या रोल होता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग में। बैंक्स यहाँ पर, अब जैसे बहुत लोगों की जो है जान गई होगी, या मान लीजिए इंश्योरेंस क्रॉप का होगा तो इंश्योरेंस क्लेम को लेके क्या डिसीजन होना चाहिए, या बैंकिंग का जो अपना फाइनेंसिंग एंगल है वो क्या होना चाहिए क्लाइमेट को लेके। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको अपनी तरफ से तैयार रखना है कि क्या सिचुएशन रही है दोनों देश में, आर पार सॉरी, इस बगल उस बगल, क्लाइमेट चेंज कितना रिस्पॉन्सिबल है, बैंक्स के ऊपर इसका क्या बर्डन आएगा और बैंक्स को कैसे टैकल करना चाहिए, बैंक्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इस तरीके से चीजें आपको सेट करनी होंगी। ठीक है,
तो बैंक ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करता है? आप एक मैनेजर हो, आपके पास में कोई ऐसा बाढ़ पीड़ित व्यक्ति आता है और वो कुछ कहता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो? ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर बाय योर ओन, है ना, या आप कह सकते हो दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, कि हाँ मुझे ये ऐसे ऐसे आंसर्स करने होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी राय जाननी है, यू कैन टेल मी, मैं इसके आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। देयर आर सेवरल थिंग्स यू कैन टेल मी, वी विल बी कनेक्टिंग ऑन यूट्यूब एंड कम्युनिटी, वी कैन डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट जीएसटी रिफॉर्म्स। तो बेटा वी ऑल नो जीएसटी में अभी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जीएसटी में बदलाव किए गए हैं, सरकार ने इसके लिए कैंपेन भी लॉन्च करी है। कैंपेन इसी से लॉन्च की है ताकि लोगों को पता चल सके अबाउट जीएसटी कंप्लायंस, कि भाई 22 यानी कि आज के दिन से जो जीएसटी का रेट है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, 4 स्लैब से घट के 2 स्लैब हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे कैसे लोगों को बेनिफिट होने वाला है? ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? बेनिफिट के साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा? ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा जब जीएसटी रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट होने को है, इससे डिमांड एंड सप्लाई पे क्या असर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज अगर मैं आपसे हल्की सी और बात करूं, यहाँ पे मैं जीएसटी वाला लिख देती हूँ बिकॉज इट विल बी क्वाइट अ लेंथी थिंग। ठीक है, सो यहाँ जरा हम जीएसटी वाली बात को अलग से कर लेते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहली जो इसमें चीज हमने ध्यान रखनी होगी वो ये होगी कि इसके आने से, ठीक है, जीएसटी रिफॉर्म्स के आने से क्या बेनिफिट होने वाला है किस किस सेक्टर को। ठीक है, एंड हाउ इट विल अफेक्ट और इफेक्ट ना, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इन आवर कंट्री। कैसे ये डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट करेगा? क्या इसकी वजह से अब हमारे जीडीपी को कुछ पुश मिल सकता है? क्या इसकी वजह से अपकमिंग टाइम में हमारे देश में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है? बिकॉज चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, उसकी ज़्यादा खरीदेंगे तो उसकी प्राइसेस हो सकता है कि जो भी बेचने वाला है वो कुछ हद तक बढ़ा दे टू सम एक्सटेंट। तो क्या हम लोग इससे इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, इन्फ्लेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अभी सरकार यही चाहती है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी शॉक लग रहा है एक तरीके से, जिस टाइम पर हमारे देश के ऊपर यूएस से ऐसे इम्पोज कर रहा है इतने सारे टैरिफ वगैरह, तो जो हमारे देश के लोग हैं जो वहाँ नहीं बेच सकते हैं वो अपने ही देश में उन सामान को बेच सके। तो अभी तो फिलहाल में सरकार का यही ट्राई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में आए, चीज़ों को खरीदें, जिससे मार्केट की जो एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूस बनी रहे, खरीद बेच बनी रहे, लोग आपस में लेन देन करते रहें। ये सरकार का बेसिक मोटिव है। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, इस तरह से लीड नहीं करेगा। सरकार क्या चाहता है, मार्केट में जो एक्टिविटी है वो बनी रहे। अब यहाँ पे आपसे बैंकिंग को लेके जो है ना पूछा जा सकता है कि इसमें डिजिटल पेमेंट कितना कारगर साबित होगा, एसएमईज को कैसे ये फायदा करेगा, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको ये कैसे बेनिफिट करने वाला है, डिजिटल पेमेंट इसमें क्या सहायता करने वाली है, क्या रोल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अलग से यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अच्छा डिजिटल पेमेंट हमारे यहाँ पे ऐसे मदद करेगा या ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वो मतलब कैसे जो है एसएमईज को ये मदद करेगा। क्योंकि सरकार हर बार क्या कहती है, वोकल फॉर लोकल, अपने वहाँ की चीज़ों को खरीदो। अभी भी सरकार जब कैंपेन कर रही है तो यही तो कह रही है कि आप अपने देश की बनी हुई चीज़ों को खरीदिए। अभी फेस्टिवल का टाइम है, फेस्टिवल में और पुश मिलेगा। सो हाउ इट विल इफेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, वो आपने पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडियाज टैरिफ इशू विथ यूएस। यार ये तो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंडियाज टैरिफ इश्यूज विथ यूएस, देखो इंडिया की क्या टैरिफ इश्यूज हैं, आप सभी को पता है कि अभी ट्रम्प की जब यहाँ पर जब से प्रेसिडेंसी शुरू हुई है तब से ट्रम्प जो है बहुत मतलब उनको जो बिहेवियर हो गई है उसमें कुछ सर्टेनिटी देखने को नहीं मिल रही है। मतलब बड़ा क्विक चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कह दे रहे हैं तो कभी कुछ और कह दे रहे हैं, फिर कुछ कह दे रहे हैं फिर कुछ और कह दे रहे हैं। तो एक बड़ा अनसर्टेनिटी उनकी थ्रू आउट द टाइम बिहेवियर में, कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली ये, है ना। तो वो बहुत एक टिपिकल चीज़ दिख रही है। इस बीच में इन्होंने इंडिया के ऊपर पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा हाईली टैरिफ नेशन है, ब्राज़ील और भारत बन गए थे, है ना, तो 50% टैरिफ लगाया है।
अब ये लॉन्ग टर्म में कैसे भारत और यूएसए को इम्पैक्ट कर सकता है, क्या ये भारत के लिए इन एनी सेंस बेहतर हो सकता है, भारत का इसमें अपनी तरफ से क्या स्टेप होना चाहिए, कैसे इसके बर्डन को कम करना चाहिए, जो डिपेंडेंसी है उसके, क्योंकि अगर आप देखो हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है दैट इज़ यूएसए। यूएसए को हम लोग सबसे ज़्यादा अपनी टेक्सटाइल वगैरह बेचते हैं, और यूएसए ही अगर आज से ये काम कर रहा है तो कल हमारा क्या होगा। तो हमें एक लेसन मिला है कि जो हमारे बिजनेसमैन थे जो बहुत निर्भर कर रहे थे यूएसए की मार्केट पे, अब उन्हें अपना मार्केट थोड़ा और एक्सपैंड करना होगा, उन्हें और भी जगह पे सर्च करना होगा कि और वो कहाँ। जैसे फार्मेसी के लिए अभी से ही हो रहा है कि फार्मेसी में और भी कंट्रीज़ में लोग देखना शुरू कर दिए हैं कि अदर देन यूएसए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमें और भी रीजन्स को कंसीडर करके चलना होगा, एक ही कंट्री पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं सही है। अब देखो पता नहीं, हो सकता है एग्जामिनर्स आपसे यहाँ पे ये भी बात पूछ ले, ऐप वगैरह को लेकर आप देखो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है यूएसए पे। सोशल मीडिया की आप लोग बात कर लो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे के सारे यूएसए के ही हैं। अब जैसे हमने नेपाल में देखा, नेपाल में क्या हुआ, हालांकि वो एक बहुत अलग चीज़ थी, उन्होंने ऐप को बैन किया था जो भी था, लेकिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने देश का खुद का सोशल मीडिया होना, ये भी हमें सामने से नज़र आ रहा है। जैसे यूएसए ने अपना रवैया बदला है, हालांकि कभी अच्छी भी बातें कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, तो कुछ सर्टेनिटी, लेकिन जो हमारी मार्केट इफेक्ट हुई है वो तो हुई है। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, बहुत के नुकसान हुए, ये तो हुआ ही हुआ है ना। तो इसके ऊपर तो सवाल बनेंगे कि ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। भारत की जो डिपेंडेंसी है सही है, भारत को और ज़्यादा अपने मार्केट अब ओपन करने चाहिए, भारत को और भी कंट्रीज़ के मार्केट तक जो है अब जाना चाहिए, उनके साथ में भी अपनी डीलिंग करनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स अगर हम डिस्कस करते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अपकमिंग इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बीइंग बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, फिर भी अभी आज के समय में ये फेस कर रहा है इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक्स का क्या रोल हो सकता है, बैंक्स कैसे फॉरेक्स रिजर्व में अपना रोल प्ले करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो भी एक पॉइंट हमने ध्यान रखनी होगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, लिटरेसी रेट। तो अभी हमने देखा ना कि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनका काफ़ी सारी ऐसी हमारे वहाँ पर राज्य देखने को मिली हैं जिनका जो लिटरेसी रेट रहा है ये कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा रहा है, आपको भी पता है ना। तो ये जो लिटरेसी रेट है इसके सुधारने में सरकार की एक योजना भी है, उस योजना का नाम शायद से आप लोग सुने होंगे, उल्लास, है ना, कि जिनको स्कूलिंग नहीं पूरी हो पाई थी और वो आगे जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग अब कर सकते हैं। तो आज के समय में ये लिटरेसी रेट को बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी देश में लिटरेसी कितनी मैटर करती है ना। या अगर हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो लिटरेसी प्रोग्राम ला रही है उसमें हम देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग बच्चों पे फोकस कर रहे थे, राइट टू एजुकेशन एंड एवरीथिंग, अब सरकार एडल्ट लिटरेसी पे भी बराबर फोकस्ड है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो लिटरेसी का मतलब है एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो आज के समय में जितना ज़्यादा हम लोगों को लिटरेट कर सकें, जितना ज़्यादा एम्पावर कर सकें कि वो कल को हमारी इसी इकोनॉमी में ग्रोथ का एक ज़रिया बन सके, ठीक है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका भी एंगल लगाकर चलना चाहिए कि देयर कैन बी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टू, ठीक है। अब एक और जो छोटा टॉपिक है वो है द स्पेशल ट्रेन्स, ठीक है, ये तो इधर ही हम कवर कर लेंगे। जो भी रेलवे के स्पेशल ट्रेन्स हैं ये भी मैं कहूँगी कि अब चूंकि आने वाले हैं फेस्टिवल्स तो हमें थोड़े पता होनी चाहिए जो रेलवे के स्पेशल ट्रेन है। तो इंडियन रेलवे ने बताया है कि काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेन्स हैं जिससे वो फेस्टिवल रश को हैंडल करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग क्या है ना। हमारे देश की जो सरकार है इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग क्या है, सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान, जैसे पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा जा सकता है, भारतमाला परियोजना है, ठीक है। ये सब योजनाएं हैं जो हमारे वहाँ पे एक्सप्रेसवे, हाईवे को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए बनाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो बात है बैंकिंग एंगल, वो ये है कि कैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये कैसे जब फेस्टिवल टाइम आएगा तो टिकट प्राइस वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लोग बुक करेंगे, तो वो जो एकदम से भीड़ होगी उसको बैंक्स कैसे और बेहतर हैंडल कर सकते हैं, बैंक्स को क्या करना चाहिए, पहले से कैसी तैयारी रखनी चाहिए कि बैंक्स जो है ऐसे टाइम को पहले से ही टैकल कर सकते हैं कि कल को जब एकदम से रश बढ़ जाती है तो उस पर हमारा कई बार क्या होता है कि सर्वर हमारा नहीं चल रहा या कुछ चल रहा, तो हम पहले से प्लानिंग हमने क्या कर लेनी चाहिए कि हम लोग उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएँ कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी ऐसे ही और भी कुछ 5, 7, 10 टॉपिक हम फर्दर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिलहाल में इतना ही रखेंगे।
और अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आप हमें हमारे इंटरव्यू बैच में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स की क्लासेस, 1-on-1 2-2 इंटरव्यू सेशन कराए जाएंगे फैकल्टीज़ और बैंकर्स के साथ। सो आप लोग उसे बेशक ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। हम फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।